हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो ये वीडियो बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत प्यारा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम हमारे 4 धामों में से एक धाम की यात्रा करने वाले हैं। जी हाँ, बता दूं आपको कि भारत में हमारे 4 धाम हैं, जिनमें से एक धाम है रामेश्वरम, और साथ ही ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, जो कि है रामेश्वरम। बाकी के 3 धाम जो हैं वो बद्रीनाथ, द्वारका और जगन्नाथपुरी हैं, जो कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं। तो रास्ते में जब हम चले कन्याकुमारी से, तो रास्ते में हमें हनुमान जी के दर्शन हो गए, तो हमें और अच्छा लगा। यहाँ अब हम सीएनजी रिफिल करवा रहे हैं। थ्रेसपुरम टुट्टुगुड़ी जगह का नाम है, थोड़ा अजीब सा है, गूगल कर लीजिएगा, आपको सीएनजी पंप मिल जाएगा। थोड़ा सा मेन रोड से हटके है, अंदर की साइड है, तो आपको थोड़ा सा कस्बे में आना पड़ेगा। एक शहर सा है, उसमें आपको आना पड़ेगा। बट ये रास्ता भी रामेश्वरम की तरफ जा रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा या ऑफ रूट जाना पड़ेगा, तो आप इस रास्ते से भी होके जा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, और आगे अभी हम डिनर करने वाले हैं। डिनर करेंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर अभी रह जाता है रामेश्वरम। तो मेरे हिसाब से 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, 1.5-2 घंटे में। बाकी देखते हैं कब तक हम पहुँचते हैं। तो जब हम कन्याकुमारी से रामेश्वरम की तरफ गए, तो हमने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जो आप रोड देख रहे हैं, ये सिर्फ 1 लाइन वाला रोड है, तो यहाँ आपको ध्यान से चलना है, क्योंकि साइड में गांव जैसा एरिया है। दूसरी चीज़ है, खाना ज़रूर अपने साथ कैरी करें, क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं पर भी प्योर वेज नहीं मिला था। रामानाथापुरम जब हम पहुँचे, तो हमें सिर्फ एक रेस्टोरेंट खुला हुआ मिला था, जो कि था भीमा नाम से। तो आप यहाँ पर जाकर खा सकते हैं। क्योंकि हम लेट पहुँचे थे, तो इसलिए सिर्फ यही प्योर वेज ओपन था। अदरवाइज दिन में आपको ऑप्शंस काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पे 10 बजे से पहले पहुँच जाए, अदरवाइज़ आपको खाने के लिए प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम बात करें कि आप यहाँ तक कैसे कैसे पहुँच सकते हैं, तो जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका रहेगा वो रहेगा ट्रेन से, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करेंगे जो कि सबसे खूबसूरत ब्रिज है, पंबन ब्रिज। उसका एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलेगा अगर आप यहाँ ट्रेन से आते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बाय रोड आते हैं, कार से, बस से, तो उसका भी एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपको सीएनजी भी मिल जाएगी, तो सीएनजी की नो टेंशन। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं पंबन ब्रिज, जो कि हमने दिन में और रात में दोनों ही टाइम में एंजॉय किया। सुबह तैयार होकर हम पहुँच गए मंदिर में दर्शन के लिए, और मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको जाना है सबसे पहले अग्नि तीर्थम की तरफ। वहाँ पर अपने आप को शुद्ध करना है, यहाँ पर स्नान करके। तो यहाँ पर आप ज़रूर जाएं और ज़रूर यहाँ पर स्नान करें। तो हमने यहाँ लगाई 3 डुबकियाँ, और उसके बाद हम उन्हीं गीले कपड़ों में बढ़े नॉर्थ गेट की तरफ, नॉर्थ गोपुरम की तरफ, क्योंकि 22 कुंडों का जो स्नान है, जो द्वार है, वो बेस्ट रहता है आपके लिए नॉर्थ वाला। तो अगर आपको स्नान करना है तो आप नॉर्थ गोपुरम से जा सकते हैं। वहाँ से आपको मिलेगा एक टिकट, जो कि 25 रुपीज़ पर पर्सन होगा। तो वहाँ से आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। बात करते हैं कि ये 22 गोपुरम का इतिहास क्या कहता है। तो जब भगवान श्री राम लंका से वापस आए थे विजय पाकर, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, क्योंकि जो रावण थे वो एक ब्राह्मण थे, तो इस वजह से प्रभु श्री राम ने अपने तरकस के 22 तीरों को अलग अलग स्थान पर चलाकर शुद्ध जल निकाला, और इसी शुद्ध जल को उन्होंने शिवलिंग पर अभिषेक करके अपने आप को पाप से मुक्त किया था। और इसी वजह से अग्नि तीर्थम में भी स्नान किया जाता है। नॉर्थ गोपुरम से जैसे ही आप अंदर आएंगे, आपको मिलेगी ये रेलिंग वाला रास्ता। तो राइट साइड से आप जाएंगे स्नान के लिए, और लेफ्ट साइड से आप मंदिर की तरफ जा सकते हैं। आगे बढ़ते ही आपको मिलेगा ये खूबसूरत कॉरिडोर देखने के लिए, जो कि बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो उसके बाद आप बढ़ेंगे आगे स्नान के लिए। तो अगर आप प्रॉपर स्नान करना चाहते हैं, तो आप अपने साथ कपड़े ज़रूर रखिए, क्योंकि आपको कपड़े चेंज करने होंगे। और अगर आप सिर्फ अपने ऊपर छींटे लगाना चाहते हैं, तो आप अपना जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 22 तीर्थों का
स्नान किया। हमने सिर्फ छींटे लगाए थे क्योंकि वंशिका की वजह से मैं ज़्यादा गीली नहीं हो सकती थी, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर नहीं नहाई थी, तो मैं सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा सा ही पानी डाल रही थी। हमने यहाँ पर स्नान के लिए अपने साथ एक गाइड को लिया था, जिन्होंने हमसे 250 रुपये लिए थे एक बंदे के, तो हम हस्बैंड वाइफ के 500 रुपीज़ उन्होंने लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ स्नान के लिए या इस तरह से गाइड लेकर ना जाए, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। स्टार्टिंग में इन्होंने हमें बोला था कि हम आपको स्नान करवाएंगे, उसके बाद हम आपको दर्शन करवाएंगे, और स्नान करने के बाद 22 कुंडों का स्नान करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि मंदिर में किसी को भी ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपको मंदिर में दर्शन के लिए खुद ही जाना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ चीटिंग हुई थी कि हमें बोला कुछ और गया था और उसके बाद उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ किसी को भी ना लेकर जाएं। 22 जो कुंड हैं वहाँ पर आपको हर एक अलग अलग जगह पर एक बंदा वहाँ पर होता है, तो वो आपको बकेट से पानी निकाल कर दे देते हैं, तो आप जैसे भी स्नान करना चाहते हैं कर सकते हैं। 22 कुंडों में कुछ जो मुझे नाम याद हैं, गया तीर्थ था, कोडी तीर्थ था, गायत्री तीर्थ था, सावित्री तीर्थ था, गंगा तीर्थ था, यमुना तीर्थ था, और भी बहुत सारे थे, मुझे सारे नाम याद नहीं हैं। तो आपको अगर पता है कुछ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने तीर्थों के नाम पता हैं जो यहाँ पर हैं। भगवान की इतनी अच्छी कृपा मैं मानती हूँ, और जब से वंशिका हमारी लाइफ में आई है और उस टाइम से अभी तक हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंदिर में, किसी ना किसी अच्छी जगह पर भगवान के दर्शन के लिए हम जाते रहते हैं। तो जब से वंशिका आई है हमने इतने सारे मंदिरों में दर्शन किए हैं, हम 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं, हम 2 धाम में दर्शन कर चुके हैं। तो भगवान की कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे। बाकी बचे हुए 2 धाम हमारे बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी, हम उम्मीद करते हैं कि भगवान हम पे कृपा करेंगे और हम वहाँ पर भी दर्शन कर पाएंगे। और हमारा जो अभी एक ज्योतिर्लिंग रह गया है वो रह गया है केदारनाथ, तो देखते हैं हम वहाँ कब दर्शन कर पाते हैं। भगवान ऐसी ही कृपा आप सब पे भी बनाएं और आपको भी दर्शन करने का मौका मिले। स्नान हमारा हो चुका है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दर्शन के लिए। क्योंकि मैंने कपड़े इस तरह के डाले हुए थे कि वो जल्दी से सूख जाएं, तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब तक हम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे मेरे कपड़े सूख चुके थे, और साथ में हमने टॉवल कैरी किया था, तो उससे मैंने अपने आप को थोड़ा सा ट्राई कर लिया था, तो जल्दी सूख गए थे। और धूप भी काफ़ी तेज़ थी, तो इसलिए मेरे कपड़े सूख गए थे। यहाँ पर है चेंजिंग रूम, तो आप यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। स्नान वाली जगह अलग है, दर्शन कहीं दूसरी जगह पर होते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मेन दर्शन करने के लिए, जहाँ पर हमें दर्शन होंगे। तो देखते हैं हमें कितना भीड़ मिलेगी हमें आगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इसमें अंदर एंट्री कैसे लें। तो एक इसमें फ्री एंट्री होती है, एक इसमें 100 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री होती है, और एक होती है 200 रुपीज़। तो आप कैसे एंट्री करना चाहते हैं, कैसे दर्शन करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। हमने 100 रुपीज़ वाला टिकट लिया था और उसी से हम अंदर गए थे दर्शन के लिए। दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए थे, बहुत तसल्ली से हमने वहाँ खड़े होकर दर्शन किए थे। मुझे इतना अच्छा लगा था, मैं सब भूल गई थी जब मैंने वहाँ पर दर्शन किए। तो जब आप जाएंगे तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ कि आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। रामेश्वरम में हम उसी ज्योतिर्लिंग का, उसी शिवलिंग का दर्शन करते हैं जो भगवान श्री राम ने श्रीलंका से युद्ध से पहले विजय प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना के लिए यहाँ पर स्थापित की थी। तो यहाँ आप ज़रूर आएँ, ज़रूर दर्शन करें। और सामने ही आपको मिल जाएगा ये रेस्टोरेंट, वेज है, यहाँ आप खाना खा सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर किसी भी तरह की UPI पेमेंट नहीं होती है, तो आप लोग अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करें। दर्शन के बाद यहाँ से प्रसाद लेना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद हम पहुँचे पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहाँ आप देखेंगे राम सेतु के वो पत्थर जो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो मैंने पहली बार देखे वो पत्थर जो पानी के ऊपर तैर रहे थे। साइंटिफिक रीज़न इसका ये है कि ये कोरल के होते हैं, जिस वजह से ये तैरते हैं और ये पानी में नहीं डूबते हैं। यहीं पर मिलेगी आपको तुलसी बाबा जी की समाधि, तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकले अपने खूबसूरत सफ़र को और ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए धनुषकोडी की तरफ। तो धनुषकोडी पहुंचने के लिए आप रामेश्वरम से ऑटो ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, शेयर में आता है।
और आप अपना प्राइवेट भी बुक करके आ सकते हैं। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से विज़िट कर सकते हैं। रास्ता बहुत अच्छा है, बीच में रोड और दोनों तरफ समुद्र आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलने वाला है। ये एक्सपीरियंस जहाँ पर इंडिया का वो लास्ट विलेज जो एक सुनामी में ख़त्म हो गया था, उसे आपको देखने का एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके साथ ही रामायण का जो हम इतिहास अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसके साक्षात आपको प्रूफ प्रमाण यहाँ देखने को मिलेंगे। रामायण के बारे में सुनना, पढ़ना, देखना सारे ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर साक्षात बहुत सारी चीज़ें घटी थी रामायण की, तो आप फील कर पाएंगे उस एनर्जी को, उस दृश्य को जो हमने टीवी पर कभी रामायण के सीरियल के रूप में देखा है, एक्सपीरियंस किया है, जाना है। तो यहाँ आकर आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आने वाली है। ये तो आपको अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर इसका एक्सपीरियंस करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप एरियल व्यू इसका देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पानी में कहीं कहीं पर हल्के हल्के से पैचेस आपको दिखेंगे, जिससे ये फील होता है कि हाँ, यहाँ पर कभी कोई पुल बनाया गया था। तो भगवान श्री राम की सेना ने जो ये विशाल पुल समुद्र के ऊपर बनाया था, ये एक ऐसा कार्य था जो कि करना असंभव था, लेकिन प्रभु श्री राम की सेना ने कर दिखाया था। लंका से वापस आने के बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण जी के कहने पर ही इस पुल को अपने तीरों से तोड़ दिया था, जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आसानी से ना जा सकें। आप यहाँ पर सनसेट का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम पहुँचे अपना लगेज उठाकर होटल से पम्बन ब्रिज की तरफ, क्योंकि हम निकल रहे थे वापस अपने घर के लिए। तो रास्ते में हमने पम्बन ब्रिज पे काफ़ी समय बिताया, क्योंकि हम काफ़ी पहले आ गए थे। हमें दिन का व्यू भी चाहिए था, हमें इवनिंग का व्यू भी चाहिए था, तो इसलिए हम पम्बन ब्रिज पे काफ़ी पहले आ गए। तो पम्बन ब्रिज पे चढ़ने से पहले ही आपको पार्किंग का एरिया मिलता है। पम्बन ब्रिज पे आपको गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है, तो आप पहले या बाद में रुककर यहाँ से व्यू एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे किया अपना डिनर और आ गए हैं मेरे गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पों के आगे मुझे कुछ और दिखता भी नहीं है। फिर हमने अपना खाना और प्रॉपर खाना खा के हम निकल गए थे। पहले हमने बीच में एक स्टॉप लिया और उसके बाद हम बेंगलोर के लिए निकल गए थे। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कब प्लान कर रहे हैं रामेश्वरम जाने का, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।